दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल हमारी आजादी को 75 साल पूरे होने वाले हैं। अब इस वजह से इस बारी की योजना मैगजीन में ना हमारे को यह बताया गया कि किस तरह से आपके वेरियस सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी ट्रेंड को बताया गया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हमारी इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है, किस तरह से आपकी इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म हो रही है, हम उसके बारे में बात करेंगे। यहां पे हम देखेंगे कि 1947 में हमारे सामने किस तरह के चैलेंजेस थे, उसे हमने किस तरह से निपटा। फिर 1990 में हमारे पास किस तरह के चैलेंजेस थे, उसे हमने किस तरह से डील किया। और फिर हम बात करेंगे कि अभी हमारे पास किस तरह के चैलेंजेस हैं और उनके लिए क्या समाधान है हमारे पास। वैसे तो ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे हर साल बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका पहला क्वेश्चन देखिए, 2020 में पूछा गया है आपसे, जहां पर आपसे पूछा गया है 1991 की इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बारे में। अब ये तो आपके 2020 का क्वेश्चन है। अब ये है आपका 2019 का क्वेश्चन, जहां पे आपसे पूछा गया है 5 ईयर प्लान के बारे में। तो कहीं ना कहीं यूपीएससी अमूमन आपसे इकोनॉमी में ट्रेंड के ऊपर फोकस करने की बात करता है। अब क्योंकि इंडिया की आजादी को इस साल 75 साल पूरे होने वाले हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आने की उम्मीद बहुत ज्यादा हो जाती है, जहां पर आपको यह कहा जाए कि आप हमें यह बताइए कि इंडियन इकोनॉमी किस तरह से परफॉर्म करी लास्ट 75 सालों में। आज का यह वीडियो इस तरह के आपके क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए पर्याप्त है। इसे इसलिए आप अंत तक देखें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक प्रोग्राम शेयर करना चाहता हूं, जिससे आपके प्रीलिम्स और मेंस के मार्क्स में इंप्रूवमेंट आ सकती है। इस प्रोग्राम का नाम है IDMP3। इस प्रोग्राम में ना केवल आपको डेली बेसिस पे 20 MCQs मिलेंगे, बल्कि इसके साथ साथ 2 मेंस के क्वेश्चन भी मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा हर वीकेंड पे आपको 2 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे 100 मार्क्स के, और मेंस के प्रैक्टिस के लिए आपको 2 सेगमेंट में हमने डिवाइड कर रखा है। एक में आपको ऑल्टरनेट वीकेंड पे 10 मेंस के क्वेश्चन मिलेंगे। उसके अलावा दूसरे ऑल्टरनेट वीकेंड पे आपको मेंस का एक सेक्शनल टेस्ट मिलेगा। अब इन टोटल बात की जाए, आपके पास 44 MCQ के सेक्शनल टेस्ट होंगे। उसके अलावा 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और 4 CSET के टेस्ट भी इसमें इंक्लूडेड होंगे। अब मान लीजिए आपको किसी तरह की परेशानी है NCERTs को लेके, तो यहाँ पे आपको ना केवल NCERT के टेस्ट मिलेंगे, बल्कि NCERT की वीडियोस भी मिलेंगी। उसके अलावा आप यहाँ पे आंसर राइटिंग की वीडियोस भी देख सकते हैं, जिससे आप इंप्रूव कर सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग को। इसके अलावा इन टोटल आपको मेंस के 550 क्वेश्चंस मिलेंगे। अब बात की जाए मेंस की, तो यहाँ पे आपके 8 सेक्शनल टेस्ट और 4 फुल लेंथ टेस्ट को हम इवेलुएट करके देंगे। उसके अलावा आपके 6 ऐसे टेस्ट ऐसे होंगे जो हम आपको इवेलुएट करके देंगे। अब इस प्रोग्राम से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या आप लॉग इन कर सकते हैं dpp.onlyias.in पे जाके। उसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@onlyias.com पे जाके। आइए सबसे पहले जानते हैं इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। देखिए, आप सभी जानते हैं जो एंशिएंट सोसाइटी थी ना ऑल ओवर वर्ल्ड, वो आपकी प्राइमरी सेक्टर के ऊपर फोकस करती थी। मतलब यहां पे आप देखेंगे खेती बाड़ी करते थे लोग, या एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, इन्हीं चीजों पे तो फोकस होता था ना उस समय। अब आज की सोसाइटी को देखें, यानी हम 21वीं सदी की सोसाइटी को देखें, तो यहां पे क्या है, आप देखते हैं मशीन्स बहुत ज्यादा हैं और इन मशीन से आप कोई भी काम कर सकते हैं। तो ये आपका जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी से मशीन इकोनॉमी तक का सफर है, इसी को कहा जाता है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये 2 तरह से देख सकते हैं। पहला है विद इन अ सेक्टर। अब विद इन अ सेक्टर कैसे? मान लीजिए एग्रीकल्चर की बात करें, तो आप पहले जानते होंगे कि हम हंटर और गैदरर हुआ करते थे। उसके बाद हमने एनिमल्स का यूज स्टार्ट किया, जहां पे आप ये देखते हैं कि हम ऑक्स को यूज करते हैं हल चलाने के लिए। और आज की डेट में अगर बात की जाए, हम मॉडर्न मशीन्स का यूज करते हैं, जैसे ट्रैक्टर्स। अब ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, ये विद इन द सेक्टर है। उसके अलावा जो मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया था, ये आपका अक्रॉस सेक्टर है। मतलब एक सेक्टर से शिफ्ट करके आप दूसरे सेक्टर की तरफ झुकाव देखते हैं। अब अक्रॉस द सेक्टर डेवलपमेंट के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। इंडिया की जीडीपी को देखिए आप। अब यहां पे जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसका महज जीडीपी में शेयर है 1/5। अगर बात की जाए आपके सर्विस सेक्टर की, तो इसका शेयर है ऑलमोस्ट 1/2, मतलब 50%। तो ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, ये क्या है? ये आपको दर्शाता है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को। तो आज के इस वीडियो में हम इसी तरह के इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे भारत की।
पहले देखते हैं कि आजादी के समय हमारे पास किस तरह के चैलेंजेस थे। देखिए, आजादी के समय हमारे पास दो तरह की परेशानी थी। बात की जाए, पहले तो हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो आपकी ब्रिटिश पॉलिसी थी ना, उसकी वजह से हमारी जो ट्रेजरी थी ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट होने वाली थी। अब ऐसा कहने के पीछे कारण यह है कि जो ब्रिटिश पॉलिसी थी उस समय की, वो ये थी कि हम ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सके इंडिया में से, जिससे वो मैक्सिमाइज कर सके अपने प्रॉफिट परसेंटेज को। अब यहां पे एक फॉरेन कंट्री आपकी कंट्री को रूल कर रही है, तो उनकी मंशा तो यही होगी ना, उनके मन में तो लालच होगा और वो नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे। अब उस समय दूसरी प्रॉब्लम यह थी हमारे सामने कि जो पार्टीशन हुआ था ना, उस समय हमें तो सारा डेट मिल गया था भारत का, मतलब जो आपका कंप्लीट इंडिया था उसका जो भी कर्ज था बाकी वो इंडिया को पे करना पड़ना था, और उसके अलावा हमें पाकिस्तान को एडिशनल मनी देनी पड़ी। अब इसकी वजह से इंडिया के ऊपर पड़ी दोहरी मार। तो एक ऐसी कंट्री के लिए जो अभी अभी इंडिपेंडेंट हुई हो, उसके पास ना तो इतने रिसोर्सेज हो, ना पैसा हो, ना उसकी पॉपुलेशन इतनी रिच हो, और ना वहां पर इतनी ज्यादा स्किल सेट या नॉलेज हो, क्योंकि वहां पर उस समय इंडिया में क्या था, इलिटरेसी का रेट बहुत ज्यादा हाई था। तो इस वजह से इस इकोनॉमी को संभाल पाना बहुत मुश्किल था उस समय। अब ये तो बात हुई आपके इकोनॉमिक फ्रंट की। अब बात करते हैं पॉलिटिकल फ्रंट की। अब यहां पे आपके पास दो समस्याएं थी, एक थी इंटरनल और दूसरी थी एक्सटर्नल। अब इंटरनल में क्या प्रॉब्लम थी, उस समय जो इंडिया था वो प्रिंसली स्टेट में डिवाइडेड था। अब इन प्रिंसली स्टेट को इंडिया के साथ जोड़ना ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था। उसके अलावा दूसरी समस्या यह थी कि इंडिया में डाइवर्सिटी आप सभी जानते हैं। आप यहां पर लैंग्वेजेस के बेस पे डाइवर्सिटी देखते हैं, रिलीजन के नाम पे डाइवर्सिटी देखते हैं, कल्चर के नाम पे डाइवर्सिटी देखते हैं। तो इसकी वजह से इतनी डाइवर्स सोसाइटी की जो डिमांड थी पॉलिटिकल, वो भी बहुत डाइवर्स थी, और उनको कैटर करना अपने आप में एक बड़ा टास्क था। उसके अलावा हम उस समय कॉन्स्टिट्यूशन को भी बना रहे थे, और इन सभी सेक्ट की जो आपके आइडियाज हैं या आप कह सकते हैं एस्पिरेशन है, उन सबको हमें दिमाग में रखना था इस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए। तो यह भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था भारत के लिए। उसके अलावा दूसरा था एक्सटर्नल। अब यहां पे आप एक चीज समझिए कि 1945 में आपका विश्व युद्ध खत्म हुआ। अब आपका विश्व दो धड़ों में बंटना स्टार्ट हो चुका है, जहां पे एक तरफ है वेस्टर्न कंट्रीज और दूसरी तरफ है आपकी यूएसएसआर। अब यहां पे ये दोनों ही कंट्री प्रेशराइज कर रही थी इंडिया को इन दोनों में से एक धड़े में आने के लिए, और उस समय भारत इस तरह की कोई भी कमिटमेंट करने से डर रहा था। तो इस वजह से आप ये देखते हैं कि इंडिया ने शुरुआत की थी नैम की। अब ये जो आपका नैम है या इससे रिलेटेड इश्यूज हैं, इसको हम किसी और दिन किसी और वीडियो में कवर करेंगे। अब फोकस करते हैं कि इस समय भारत ने क्या किया। देखिए, इस समय भारत को जरूरत थी प्लान्ड इकोनॉमी की, मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर आपके स्टेट के हाथ में ज्यादा कंट्रोल हो एज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर। अब इसके पीछे कारण यह था कि जो उस समय का प्राइवेट सेक्टर था ना, उनके पास इतनी कैपिटल नहीं थी, ना इतनी टेक्नोलॉजी थी जिससे वो अचीव कर सके इकोनॉमिक ग्रोथ को। उसके अलावा उस समय के जो नेशनल लीडर्स थे, जैसे आप बात करें जवाहरलाल नेहरू जी, उनका टिल्ट था आपके सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ, और इस वजह से भारत ने प्लान्ड इकोनॉमी मॉडल को फॉलो किया। अब प्लान्ड इकोनॉमी होने के साथ साथ हम एक क्लोज्ड इकोनॉमी भी थे उस समय। अब ऐसा क्यों था कि हमने एक क्लोज्ड इकोनॉमी को चूज किया? देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि क्लोज्ड इकोनॉमी होता क्या है। जहां पर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडिया में नहीं आने देते या आप किसी कंट्री में नहीं आने देते, इसे कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। यहां पे आपकी एमएनसीज वर्क नहीं करती हैं। अब ऐसा क्यों था कि भारत एमएनसीज के इतना खिलाफ था? यहां पे हमारी पुरानी हिस्ट्री या पुराने दर्द इसके लिए जिम्मेवार थे। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उस समय की, वो क्या थी? एक एमएनसीज थी, प्राइवेट कंपनी थी, बाहर की थी। अब उसने जिस तरह से इंडिया को एक्सप्लॉइट किया था, तो इस वजह से एक हाल ही में आजाद हुए देश के लिए इतनी बड़ी एमएनसीज से लड़ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता। इस वजह से भारत ने प्रेफर किया उस समय क्लोज्ड इकोनॉमी। अब दूसरा कारण यहां पे यह था कि अगर बड़ी बड़ी एमएनसीज इंडिया में आएंगी तो वो अपनी मोनोपोली भी कर सकती हैं, क्योंकि इंडिया की इंडस्ट्री उस समय की इतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी, इतना ज्यादा एडवांसमेंट नहीं था। अब अगर आपका प्राइवेट सेक्टर यहां पर आता बाहर का, यानी एमएनसीज वगैरह आती, तो कहीं ना कहीं इंडियन कंपनी बिल्कुल ही खत्म हो जाती। तो एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की कोशिश की गई थी इन
सभी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को। उसके अलावा अगर मैं आपको लेमन टर्म में समझाऊं क्लोज्ड इकोनॉमी होती क्या है, तो एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर आप कंजम्पशन को लिमिट करने की कोशिश करते हो। अब अगर आप कंजम्पशन कम करेंगे तो आपका इंपोर्ट कम होगा। अब अगर आपका इंपोर्ट कम होगा तो आपका जो फॉरेक्स है वो बचा रहेगा। अब इसी माइंडसेट से इंडिया ने क्लोज्ड इकोनॉमी को परस्यू किया। बट यहां पर हमसे हो जाते हैं कुछ ब्लंडर। अब ब्लंडर कैसे? आप एक चीज समझिए, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है पेट्रोलियम की। अब 80% हम अपना क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। उसके अलावा उस समय बड़ी बड़ी मशीन्स जो हमें चाहिए थी वो भी हम इंपोर्ट कर रहे थे, टेक्नोलॉजी को हम इंपोर्ट कर रहे थे। तो इस वजह से हमारे को चाहिए था बहुत ज्यादा फॉरेक्स। अब क्योंकि हम क्लोज इकोनॉमी थे, बाहर से आपकी इकोनॉमी में मनी फ्लो नहीं कर रही है, आपका सारा फॉरेक्स कम होता जाएगा। अब धीरे धीरे आप एक ऐसी स्टेज में पहुंच जाएंगे जहां पर आपका फॉरेक्स क्या हो चुका है, खत्म। अब आपको चाहिए कि एक्सटर्नल हेल्प, और वो समय आएगा 1990 में। बट उससे पहले बात करते हैं कि इस प्लान्ड इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी के अपने आप में क्या नुकसान रहे। यहां पे आपका क्लोज इकोनॉमी होने के कारण आ जाता है लाइसेंस राज। मतलब आपके इंस्पेक्टर आएंगे, आपके प्रोडक्शन लेवल को चेक करेंगे, वेरियस आपको लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा कंट्रोल है, गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा पावर है, जिसकी वजह से आप ये देखेंगे कि इन इंडस्ट्रीज को परफॉर्म करने के लिए बहुत सी दिक्कत होती है। उसके अलावा कई बार आप देखते हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर हाथ मिला लेते हैं, यानी जिसे हम कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म, वो भी उस समय भारत में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका था। उसके अलावा रेड टेपिज्म एक अपने आप में एक बड़ी समस्या थी, जहां पर सालों साल आपकी ब्यूरोक्रेसी फाइलों के ऊपर बैठी रहती थी। इसके अलावा एक मेजर प्रॉब्लम यह थी कि जो आपके लाइसेंस इश्यू होते थे ना, उसमें भी भेदभाव होता था। अब इन सभी समस्याओं के कारण आपकी इकोनॉमी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, और उस समय आपका जो ग्रोथ रेट है वो महज 3 से 4% के बीच में रह जाता है, और जिसे हम उस समय कहते हैं हिंदू ग्रोथ रेट। उसके अलावा यहां पर गवर्नमेंट ने 1947 से 1990 के बीच में 2 मेजर कदम उठाए थे। वो दोनों ही आपकी सोशलिस्ट अप्रोच है, जहां पे गवर्नमेंट ने जितने भी होलसेल ट्रेडर थे ना फूड ग्रेन्स के, उनको टेक ओवर कर लिया था। मतलब आप देखेंगे कि इस समय गरीबी हटाओ या आपकी पीडीएस स्कीम, ये सभी के ऊपर गवर्नमेंट फोकस कर रही थी, जहां पर मेजर फोकस था आपकी वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी पे। अब इसके बाद दूसरी मेजर चीज हुई थी नेशनलाइजेशन, जहां पर आपके कई बैंक नेशनलाइज कर दिए गए थे, और इसके साथ साथ कई बड़ी बड़ी कंपनीज भी आपकी नेशनलाइज कर दी गई थी। अब ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी गवर्नमेंट को कि इन बैंक्स को हमें नेशनलाइज करने की जरूरत पड़ी? देखिए, आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने कुछ प्रायोरिटी सेक्टर के बारे में, लैंडिंग के बारे में कहा हुआ है। अब इस लैंडिंग को इंश्योर करने के लिए आपके प्राइवेट बैंक तैयार नहीं थे, क्योंकि उस समय जो आपके बैंक्स थे ये कुछ ही लोगों के हाथ में थे। मतलब आप ये लगा लीजिए 200-250 ऐसे इंसान होंगे जो मेजर कंपनीज भी रन करते थे, और इन बैंक्स में भी आपके हेड पोस्ट पे थे। तो इस वजह से अपनी स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को जरूरत थी नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। आइए अब समझते हैं 1990 के रिफॉर्म्स को। देखिए, इन्हें हम कहते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ऑफ इकोनॉमी, बिकॉज यहां पे हमने 3 चीजें इंट्रोड्यूस की थी। पहला, प्राइवेटाइजेशन। लेजर फेयर के बारे में आपने सुना होगा, जहां पर आपकी गवर्नमेंट का रोल कम होता है इकोनॉमी में, और प्राइवेट सेक्टर को आप फ्री हैंड देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके एलपीजी रिफॉर्म का जो पी है वो है प्राइवेटाइजेशन, जहां पर गवर्नमेंट आपकी बैक सीट पे चली गई है, और ज्यादा कंट्रोल किसको दे दिया आपने इकोनॉमी का? प्राइवेट सेक्टर को। उसके बाद बात की जाए ग्लोबलाइजेशन। अभी तक हम एक क्लोज्ड इकोनॉमी थे, हम फॉरेक्स को इंडिया में आने नहीं दे रहे थे। अब हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ चल पड़ते हैं, जहां पर हम इंडिया की इकोनॉमी को ओपन कर देते हैं वर्ल्ड के लिए। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पिलर है आपका लिबरलाइजेशन, जहां पे आप देखते हैं कि गवर्नमेंट टैक्स रिफॉर्म लेके आई, फॉरेक्स में रिफॉर्म लेके आई, आपकी ट्रेड पॉलिसी में रिफॉर्म लेके आई, और फाइनेंशियल सेक्टर में भी रिफॉर्म लेके आई। उसके अलावा गवर्नमेंट ने रूल एंड रेगुलेशन कम कर दिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज आप सेटअप कर सके, और हम इनवाइट कर सके फॉरेन कंट्रीज को भी, ताकि इंडिया में एफडीआई और एफआईआई और ज्यादा आ सके, जिससे इंडिया की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो दुरुस्त हो सके। अब ये जो रिफॉर्म थे, इनको लाने का कारण था उस समय का बीओपी क्राइसिस। अब ये बीओपी क्राइसिस का कारण तो मैं आपको बता चुका हूं कि इंडिया का इंपोर्ट ज्यादा था, एक्सपोर्ट बहुत कम था, और जिसकी वजह से इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस आ गए थे। अब बात करें कि इन रिफॉर्म के क्या आउटकम रहे, तो आपको पता होगा कि इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो वर्ल्ड में नोन है फॉर द चीप मेडिसिन।
तो कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छा आपका आउटकम रहा। दूसरा सेक्टर जिसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है वो है आपका आईटी सेक्टर। उसके अलावा भारत में आपका फाइनेंशियल सर्विसेज, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल सेक्टर, इन सभी में आप देखते हैं कि हमने बहुत ज्यादा ग्रो किया है लास्ट कुछ सालों में। उसके अलावा भारत में इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल मशीनरी प्रोडक्ट्स में भी काफी ज्यादा प्रोग्रेस देखने को मिली है। आइए अब बात कर लेते हैं किस तरह के चैलेंजेस हैं इंडियन इकोनॉमी के सामने आने वाले समय में। सबसे पहला इशू है पॉपुलेशन। अब जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम है। इसकी वजह से रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है। दूसरा इशू है अभी भी पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 50% हिस्सा आपका डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर, जिसकी वजह से आप ये देखेंगे कि यहां पे इनकम बहुत लो है। अब लो इनकम होने की वजह से आप ये देखेंगे कि पर कैपिटा इनकम कम है, इसी वजह से लोगों की कंजम्पशन रेट कम है। अब अगर कंजम्पशन रेट कम है तो इसकी वजह से आपकी जो जीडीपी है वो ग्रो नहीं हो रही है। अब ये तो बात हुई जीडीपी साइड की, बट आप पॉपुलेशन को दूसरी साइड अगर देखते हैं तो आपके पास अगर रिसोर्सेज कम है तो यहां पे आप उन्हें इन्वेस्ट नहीं कर पाते एजुकेशन में। अब एजुकेशन में अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं तो इसकी वजह से जो सोसाइटी में स्किल सेट हैं वो बहुत कम होंगे। अब स्किल सेट कम होंगे तो इसकी वजह से आप देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब यहां पे आपको मुझे यह बताना है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। उसके अलावा भारत में जो लिमिटेड रिसोर्सेज है और क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा पुअर है तो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा स्पेंड करना पड़ता है पब्लिक सेक्टर में। मतलब फ्री फूड जैसे पीडीएस स्कीम, एमएसपीज, ये सभी चीजों में पैसा बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हो जाता है। तो इतना आपके पास सरप्लस बचता नहीं है जिसे आप इन्वेस्ट कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे तो आप ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप नहीं कर पाएंगे और साथ ही साथ अपनी इकोनॉमी का ट्रू पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा क्योंकि आपका जो पैसा है वो ज्यादातर पब्लिक सेक्टर स्कीम में इन्वेस्ट हो जाता है तो इस वजह से आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। अब अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे तो आप टेक्नोलॉजी कैसे ग्रो कर पाएंगे, और अगर आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी जो इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। अब क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम है तो इस वजह से आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अब यहां पे इनक्रक्स पॉपुलेशन और रिसोर्सेज की कमी मेजर कारण है और उनको आप कई सेगमेंट में तोड़ सकते हैं और उन्हें जब चाहो इंटरलिंक भी कर सकते हैं। ऐसे वैसे मैंने आपको यहां पर पॉइंट वाइज भी बता रखा है, अगर आपको पॉइंट वाइज देखना हो तो आप पॉइंट वाइज भी इसे लिख सकते हैं, बट ये सभी आपके इंटरलिंक्ड हैं पॉपुलेशन और रिसोर्सेज की कमी से। अब बात की जाए इनका सोल्यूशन क्या है, तो यहां पे आपको जरूरत है फार्मर्स की इनकम को इनहैंस करने की। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑलमोस्ट 40 to 50% आपकी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। अब अगर आप फार्मर्स की इनकम इंक्रीज करेंगे तो आपका पर कैपिटा इंक्रीज होगा, उससे कंजम्पशन इंक्रीज होगी और उससे आपकी जीडीपी ग्रो करेगी। उसके अलावा गवर्नमेंट को जरूरत है और ज्यादा एक्सपेंडिचर करने की इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यहां पे ये नहीं है कि आपको रोड्स वगैरह के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना है, उस पर तो करना ही है, बट उसके साथ साथ आपको स्कूल्स और हेल्थ केयर के ऊपर भी इन्वेस्ट करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप स्कूलिंग के ऊपर फोकस करेंगे तो आप इंडिया में स्किल के लेवल को और ज्यादा इनहैंस कर सकते हैं, और अगर आप हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे तो इससे आप लेबर की प्रोडक्टिविटी को और ज्यादा इनहैंस कर सकते हैं। तो इन दोनों के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट उतनी ही जरूरी है। उसके अलावा जरूरत है हमें अर्बनाइजेशन की भी। वैसे तो 2050 तक लगभग हमारी 40 से 50% पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रिजाइड कर रही होगी, बट यहां पे जो आपकी अर्बनाइजेशन है वो अनप्लैंड है। हमें जरूरत है एक प्लान्ड वे में भारत की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की। उसके अलावा हमें जरूरत है सेक्टर्स में कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज करने की ताकि ट्रू पोटेंशियल को हम अचीव कर सकें। अब अगर आप कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज करेंगे तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज एफिशिएंट वे में आप एलोकेट कर पाएंगे और यूज कर पाएंगे, और यहां पे आपको जरूरत है कि आपके प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़कर इस रोल को इंप्लीमेंट करें। साथ के साथ आपको फोकस करना होगा स्किल डेवलपमेंट और R&D पे भी। अब ये कुछ वे फॉरवर्ड है जिससे हम इंडियन इकोनॉमी को आने वाले समय में सुधार सकते हैं। अब देखिए, अगर बात कीजिए कि गवर्नमेंट यहां पे क्या कर रही है, तो गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम लेके आई है, जैसे स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा लोन, आपकी जैसे डबलिंग द फार्मर इनकम, MSP,
आपकी और भी बहुत सी ऐसी स्कीम है जहां पर गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है इन्हीं सभी सेक्टर्स पे। अब कंक्लूजन में मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि अगर हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करना चाहते हैं तो यहां पे जरूरत है अबव मेंशन जो भी आपके क्राइसिस है या चैलेंजेस हैं उन्हें दूर करने की, और साथ के साथ जरूरत है जो स्कीम्स हम लॉन्च करते हैं उनकी बेटर वे में इंप्लीमेंटेशन की। इनको टाइमली मॉनिटर किया जाए और इनकी आउटकम को चेक किया जाए ताकि जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो अभी हमारे पक्ष में है हम इसे यूटिलाइज कर सकें। तो आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।